बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो रोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो होएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वीडियो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल और वधिया हो सारे। मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, ही जाति प्रभु खा जो खा रखते हैं। औरों को भूल दिए जिसने, उसने ही हाथ में रखते हैं। व्यर्थ नहीं जाती प्रभु लेखा जोखा रखते हैं। औरों को भूल दिए जिसने, इसके भी हाथ महकते हैं। तो मोती बन तू भी तो किसी का साथी बन। मेघमान सरोवर कर दे, यूं ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा कर बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक कष्ट है गहरा जिसकी प्रभु को राह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। ओ हो गाबा सर मार रहे हैं, माही नहीं मार रहा, गाबा सर मार रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग दीप्शी, गुड इवनिंग भास्कर। आज तो माही नहीं मार रहा, आज गाबा सर आए हैं। माही को नहीं देखना और गाबा सर को देखना है। माही तो माही है, ठीक है। माही लव यू बट सॉरी माही, आज मेरे बच्चे आपको नहीं देखेंगे। आज मेरे बच्चे टैक्स को देखेंगे। आज हमारा कोई आईपीएल डे नहीं है, आज हमारा संडे है। हैप्पी संडे एंड टैक्स डे। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, थैंक यू सो मच। आप फिर एक बार सभी यहाँ पे हाजिर हुए, आपने यहाँ पे हाजिरी लगाई। और ऑब्वियसली बात है आज आधे बच्चे कम है, बट कोई बात नहीं, जितने बच्चे भी हैं, आपको मैंने पहले भी बोला था पहली क्लास में क्रेज होता है, वो नया नया क्रेज है, वो अपने आप बच्चे फिल्टर होंगे।
देखो रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट आता है 15%। तो 85% बच्चा फिल्टर हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 85% बच्चा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ 15% बच्चा ही बचेगा लास्ट सेशन तक, और वही 15% बच्चा वही होगा जो एग्जाम में पास होने वाला है। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया जी। चलो मुझे भी गुड इवनिंग बोलो। प्रिया वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे नारंगी, मेरे कटहल कलर के बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी। अभी तक देखो ध्यान से, अब आज वाली क्लास में आपको मैंने कहा था रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस आज हमें करने हैं जी। ठीक है, अच्छा आपको मैंने कल दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, मैंने याद, आपको मैंने कल 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, और मेरे को उम्मीद है कि आपने दोनों के दोनों घर जाके ट्राई किए होंगे। ठीक है, और मेरे पास काफी सारे बच्चों के डाउट आए थे कि सर हमसे ना 2 क्वेश्चन जो आपने होमवर्क दिए थे उसमें से एक तो हमसे हो गया, बट एक क्वेश्चन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा, और वो क्वेश्चन जो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, वो क्वेश्चन जो हमारे पल्ले नहीं पड़ा वो क्वेश्चन था 12। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, और आई थिंक बाकी जो क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन था वो तो नॉर्मल क्वेश्चन था ना, वो नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम मिक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें हाईएस्ट 15% सरचार्ज लगना था स्पेशल इनकम के ऊपर। ठीक है, फिर अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो अदर इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो 15% है, अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25% है। तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे हो गया होगा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको दिक्कत क्यों देगा, ये जिस जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक अभी नहीं किया फिर तो ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा, बट जिस जिस बच्चे ने एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक कर लिया है या आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आप सबने एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो एक बार इसको इग्नोर करना, जब तुम एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक पढ़ लोगे फिर ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम फटाफट से करते हैं, और देन फिर बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस वाले आज हमें डिस्कस करने हैं, और इस चैप्टर को भी आज हमें पैक करना है जी। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से हम यहां पे देखते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर पढ़ा है तो एग्रीकल्चर इनकम वाले चैप्टर में हमने एक मेथड पढ़ा था, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, अगर आपको याद आ रहा हो। अब अगर मैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड की बात करूंगा तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड होता क्या है, वैसे याद करो, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर मैंने कहा था कि वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो नॉर्मली एग्जम्प्ट होती है। भाई एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने इंडिया में अराइज की है तो वो एग्रीकल्चर इनकम सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, बट पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। मतलब वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड जो है ना वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का तरीका है। भाई गवर्नमेंट ये बात कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है ना उस पे टैक्स लगाने का एक तरीका है पार्शियल इंटीग्रेशन, जो गवर्नमेंट सरासर झूठ कहती है। याद करो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि जो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है उससे कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। बट भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सिंपल सी बात समझो कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कब लगेगा और वो कहता क्या है, एक बार फटाफट से मैं तुम्हें रिकॉल करवाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब याद करो, अगर आपने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड की अगर बात करता हूं तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड पहली बात तो एप्लीकेबल कब होता है, पहली बात तो वो समझो। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल तब होगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। पहली कंडीशन क्या निकल के आती है, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इट मींस अगर मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर 5000 से ज्यादा है, उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। अब एक बार फटाफट से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम प्रीवियस ईयर 24-25। उसने बोला सैलरी की इनकम कंप्यूटेड है। अब ये ब्रैकेट में कंप्यूटेड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखते तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी पड़ती नॉर्मल स्कीम में और 75,000 की डिडक्शन माइनस करनी पड़ती डिफॉल्ट स्कीम के अंदर। पर उसने बोला कंप्यूटेड है, इट मींस वो डिडक्शन माइनस कर रखी है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंप्यूटेड। अब अगर एक कंप्यूटेड नहीं लिखता तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर एनआईवी में 30% की डिडक्शन माइनस करनी पड़ती, पर उसने कह दिया कंप्यूटेड है, इट मींस हमें कुछ माइनस नहीं करना है, फाइनल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की।
फिर वो कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन जयपुर, वो कितनी है, 4,80,000 रुपए की है। फिर वो कह रहा है इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए आपने जो खर्चा किया है वो 1,70,000 है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। जो बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं लाइव को इग्नोर करके चलेंगे, जो लाइव को इग्नोर करके चलेगा उसके पढ़ने का ही मजा आएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये जो 1 घंटा है ना, ये लगा लो तुम्हारा बिल्कुल सिंसियर होना चाहिए। लाइव चैट में कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन किसके परिवार बना रहा है, उसको इग्नोर करो बिल्कुल, अगर आपको मार्क्स लेने अच्छे। क्योंकि मैं भी लाइव चैट को बार बार नहीं देखूंगा सर, 1 घंटा प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। जब 1 घंटा खत्म होगा फिर मैं थोड़े बहुत डाउट्स आपके ले लूंगा यहाँ पे। अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से एक बात बताओ। अब अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो जिस जिस बच्चे ने, हेलो भाई साहब, जिस जिस बच्चे ने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं पढ़ा, अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू ये क्वेश्चन कर दे, तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा मेरे से पूछ लो। अब जिस बच्चे ने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं करा तो वो क्या बोलेगा, सर ये सैलरी की इनकम टैक्सेबल है, सर ये हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम टैक्सेबल है, सर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती है। तो जब इनकम एग्जम्प्ट होती है तो एग्जम्प्टेड इनकम वाले खर्चों का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा, 10,80,000 प्लस में 2.5 लाख, इन दोनों को जोड़ के वहां पे स्लैब रेट लगा देगा। भाई अगर मैं नॉर्मल सिंपल सी बात करता हूं तो वो नॉर्मली क्या करेगा, 10,80,000 में 2.5 लाख रुपए की इनकम जोड़ेगा। वो बोलेगा सर मेरी इनकम जो है वो 13,30,000 है, तो इस इनकम पर मैं टैक्स एप्लीकेबल करूंगा, जिसने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं पढ़ा होगा। बट जिस बच्चे ने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा है, तो याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों दी है, और अगर तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना, क्या ये दोनों की दोनों इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है? यस। क्या नेट एग्रीकल्चर इनकम की बात करूंगा तो नेट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम में से खर्चे माइनस करके मेरी इनकम कितनी आ रही है। तो अगर मैं चेक करूंगा 4,80,000 में से अगर मैं 1,70,000 माइनस करूंगा तो 3,10,000 रुपए की इनकम आ रही है। अच्छा, क्या 3,10,000 की इनकम जो है वो नेट एग्रीकल्चर इनकम है? क्या नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है? यस। क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? यस। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो जो हमें टैक्स निकालना पड़ेगा वो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से टैक्स निकलेगा। अब याद करो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में तुम टैक्स कैसे निकालते थे, तो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में टैक्स निकालने के 3 स्टेप होते थे, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था, स्टेप नंबर 1 ये बात कहता था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो इनकम आ रही है उस इनकम पे टैक्स निकाल दो। मैं दोबारा बोलूंगा, स्टेप नंबर 1 क्या बोलता था, स्टेप नंबर 1 ये बात बोलता था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम में नेट एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ के जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 2 ये बात कहता था कि जो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उस नेट एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो इनकम आ रही है उस पर तुम टैक्स निकाल दो। फिर स्टेप नंबर 3 यह बात कहता था कि भाई अगर स्टेप 1 के टैक्स में से अगर तुम स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दोगे, फिर बैलेंस जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस जोड़ दो, फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर दें। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मेरी कौन कौन सी है, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है 10,80,000 और 2.5 लाख, इन दोनों को मिला के मेरी इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है 13,30,000 रुपए की मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा, नेट एग्रीकल्चर इनकम मेरी कितनी आ रही है, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम जो आ रही है वो आ रही है 4,80,000 माइनस में 1,70,000, ये इनकम आ रही है 3,10,000 रुपए। अब सारे बच्चे बोल दो स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये निकल के आता है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस में नेट एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों को जोड़ दो। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपकी 13,30,000 में 16,40,000 रुपए आ रहा है। अब क्या करोगे, 16,40,000 रुपए टैक्स निकाल दोगे। सर किस स्कीम से निकालना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मल स्कीम से निकालना है। उसने एज हमें दी है, एज 45 साल की है, तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट यूज कर लो। अब अगर 2.5 लाख रुपए की लिमिट यूज करूंगा तो 16,40,000 रुपए की इनकम है, तो 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 10 लाख से ऊपर है 6,40,000, उसका 30% प्लस में 10 लाख तक हमारा बनेगा 1,12,500, तो ये बनेगा 3,04,500 रुपए का टैक्स बनेगा इन दोनों को जोड़ने के बाद, अगर इनकम 16,40,000 है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है जो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें एग्जम्पशन लिमिट को जोड़ दो। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 3,10,000 है,
एग्जम्पशन लिमिट मेरी कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। अब एक बात मेरे को बताओ, 3,10,000 प्लस में 2.5 लाख, तो मेरी सेकंड कैटेगरी में इनकम आ गई 5,60,000। अब अगर मेरी इनकम 5,60,000 पे आ रही है, उसका टैक्स निकालो कितना है जी। पहले 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, अगले 2.5 लाख रुपए का 5% हो गया 12,500, फिर 5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर हो गया 20%। तो 60,000 रुपए का 20% प्लस में 12,500, तो 24,500 रुपए का यहां पे टैक्स आएगा। अब 24,500 रुपए का टैक्स आ गया। अब स्टेप 1 में से स्टेप 2 का टैक्स माइनस कर दो, तो 3,04,500 में से 24,500 माइनस कर दिया, ये आ गया 2,80,000। अब 2,80,000 में 4% अगर मैं सेस जोड़ दूंगा तो फाइनल आंसर आएगा 2,91,200 रुपए, ये मेरा फाइनल टैक्स आएगा जी। तो फाइनल टैक्स जो मेरा निकल के आ रहा है वो 2,91,200 रुपए निकल के आ रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है जी। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दें, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। बस अगर आपको ये हो गया तो आप एज 70 वाला खुद भी अब ट्राई कर सकते हो। 70 एज वाले में क्या करोगे, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की है बस। 70 एज हो गई, एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख की हो गई, उसके बेस पे कैलकुलेशन कर लेना, काम खत्म। अब मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आप पेपर में ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड वाला क्वेश्चन बहुत तंग करता है और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। जो नॉर्मली बच्चा है जिसने पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं पढ़ा, वो 100% बच्चा ये क्वेश्चन गलत करके आता है। वो नॉर्मली क्या बोलता है, वो इन दोनों पे टैक्स तो निकाल के आता है। वो कहता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, इस पे टैक्स मैं क्यों निकालूंगा। बात तू बिल्कुल सही कह रहा है, बात गलत नहीं कह रहा तू, बट प्रॉब्लम क्या है, जहां पे एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों एक साथ दी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, उस केस में टैक्स निकालने का तरीका ही जो है ना, वो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। और अगर मैं इसके बात करता हूं तो एज यहां पे 70 है, तो अब देख लो, पहले तो पहले का आंसर देख लो जी। तो पहले का आंसर जो है वो 2,91,200 रुपए आपका यहां पे निकल के आएगा। देखो 2,91,200 आएगा। और अगर एज आपकी 70 ईयर है तो 70 के बेस पे आपका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,80,800 रुपए, ये आंसर निकल के आ रहा है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, क्या इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा होमवर्क था, अब इसको मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं फाइनली अपने नए चैप्टर के क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग की नसें खोलने वाले हैं अब जी। ठीक है जी, अब दिमाग की नसें खोलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 के, वाकई तुम्हें मजा आएगा। क्वेश्चन 2 जो हम करने वाले हैं, आ जाओ इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ। जो हम यहां पे क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो ये वाला करने वाले हैं जी। आ जाओ जी एक बार सारे के सारे बच्चे, एक बार फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन यहां पे आ जाओ जी। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। अब ये रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत करना जी। लो एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या है। इधर देखो ध्यान से, मैं यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार क्वेश्चन देखो। यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, इसको मैंने मार्क कर रखा है टॉप 101, मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। अब इधर सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। वो कह रहा है मिस्टर जेड ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज कैरिंग ऑन प्रोफेशन इन सिंगापुर which is set up in India. He visit India during the previous year 24-25 for 145 days and 400 दिन हैं during the past 4 year immediately preceding the previous year 24-25. वो कह रहा है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस इफ ही हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। अब उसने ये तीनों इनकम जो है उसने इंडिया में कमाई है, तो उसने आपसे क्या मांगा है, उसने आपसे मांगा है स्टेटस बता दो कि ये पर्सन का स्टेटस क्या होगा, और जो भी स्टेटस होगा उसके बेस पे उसकी इनकम कितनी आएगी वो बता दो बस। फिर उसने दूसरा उसने बोला व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा अगर ये जेड जो है वो 115 दिन के लिए आया है, उस केस में क्या होगा। उसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं जी। अब बताओ जी क्वेश्चन कैसे करना है जी। सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ इसके अंदर हमें करना कैसे है। इसका मेरे को स्टेटस निकाल के बताओ। पहले तो इसका स्टेटस क्या है, क्या ये पर्सन जो है वो रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, आरओआर बनेगा, आरएनओआर बनेगा, क्या बनेगा, फटाफट से बताओ जी। आरएनओआर बनेगा। अच्छा एक बात मेरे को बताना, आरएनओआर कैसे बनेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले बताओ क्या ये नॉर्मल केस में कवर है, स्पेशल केस में कवर है। स्पेशल केस में कवर है। स्पेशल केस में कैसे कवर है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है। अब इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है। अब अगर बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, अब बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, याद है उसके 2 केस हमने किए थे।
दो केस हमने कौन से किए थे, या तो उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है या उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख तक है फिर तो 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। और अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ज्यादा है तो या तो 182 या 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी काउंट करेंगे। तो अब एक बार ऐसा करते हैं, एक बार ना इसकी टोटल इनकम देखते हैं कि फॉरेन सोर्स को छोड़ के उसकी टोटल इनकम कितनी है। अब एक बार चेक करो, उसने बोला टैक्सेबल इंडियन इनकम, तो ये तो इंडियन इनकम है, तो ये 15 लाख की लिमिट में कवर होगी, 8 लाख कवर कर लो। फिर वो कह रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर। अब अगर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर बट सेटअप इन इंडिया, उसने बोला ना सेटअप इन इंडिया, अब इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन सिंगापुर बट सेटअप इन इंडिया, तो उस इनकम को भी इंडियन इनकम मानेंगे, तो 10 लाख रुपए की इनकम भी इंडियन इनकम। फिर वो कह रहे हैं अदर इनकम अर्न इन सिंगापुर, बाकी इनकम जो इंडिया से बाहर कमाई है तो वो तुम्हारी फॉरेन सोर्स की इनकम है, उसको हम कवर नहीं करेंगे, तो उसको यहां से हटा दो। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो 10 और 8 कितने हो गया, 18 लाख रुपए, तो इसकी इंडियन इनकम जो है वो 18 लाख रुपए की है। अब इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अब अगर 15 से ज्यादा है तो रेजिडेंट बनने के लिए या तो 182 डेज, अब 182 डेज तो वो रहा नहीं, 145 डेज है, बट क्या 120 और मोर है, यस। अब अगर 120 और मोर है, पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो ये पर्सन बन गया रेजिडेंट। ये पर्सन क्या बन गया, रेजिडेंट। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब अगर मेरी क्लास में एक सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, सोच समझ के बताना। आपको मैंने कहा था कि जो पर्सन 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनता है वो हमेशा आरएनओआर बनता है। गलत कह रहे हो, ये जो डीम्ड रेजिडेंट वाला बच्चा मेरे से मार खा लेगा भी। त्रिशूल का है मेरा, त्रिशूल का है, त्रिशूल का है मेरा, कल लेके आऊंगा त्रिशूल। अरे डीम्ड रेजिडेंट कैसे बनेगा भाई, डीम्ड रेजिडेंट कब बनता है, डीम्ड रेजिडेंट तब बनता है जब वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल ना हो। साफ साफ वो कह रहा है कि सिंगापुर में वो टैक्स पे करने के लायबल है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट कैसे बनेगा। ये 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बनेगा, इसलिए ये हमेशा आरएनओआर बनेगा। इसमें हमें आरओआर वाली कंडीशन चेक ही नहीं करनी, ऑलवेज क्या बनेगा, आरएनओआर बनेगा। अब अगर ऑलवेज आरएनओआर बनेगा तो आरएनओआर के हाथ में 2 ही इनकम आएंगी, 10 और 8 18 लाख रुपए की इनकम जो है वो आरएनओआर के हाथ में आएंगी। अच्छा अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब अगर वो 115 दिन रहता तो बताओ क्या बनता, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। अगर वो 15 दिन रहता, सिर्फ अगर वो 15 दिन रहता, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 15 दिन रहता तो वो क्या बनता, आरओआर बनता, आरएनओआर बनता या एनआर बनता। सारे बच्चे बताओ जी, मेरे को फटाफट से बताओ यार प्लीज। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, मेरे को ये बता दो बस। अगर वो 115 दिन रहता तो आरओआर बनता, आरएनओआर बनता, एनआर बनता, फिर वो एनआर बनता। एनआर क्यों बनता, क्योंकि ना तो 182 डेज है ना 120 डेज है, तो ऑलवेज क्या बनेगा, वो एनआर बनेगा। अच्छा अगर वो एनआर बनेगा तो उसके हाथ में इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, एनआर के हाथ में कौन सी इनकम आएगी, जो इनकम उसने इंडिया में कमाई है बस वही इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो अगर ये एनआर है तो एनआर के हाथ में सिर्फ ये 8 लाख रुपए की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, ना ये 10 लाख रुपए टैक्सेबल है, ना ये 9 लाख रुपए टैक्सेबल है, तो उसकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए है। ठीक है ना। तो अगर ये एनआर है तो एनआर के हाथ में, सर गाबा सर, ओए गाबे गाबे गाबे, हेलो गाबे गाबे गाबे, एक बात बता, ये 10 लाख रुपए की इनकम जो है क्या वो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, नहीं होगी। सर क्यों टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि बाहर कमाई है। बट सर प्रोफेशन तो इंडिया में सेटअप है, एनआर के लिए वो चेक ही नहीं करते, वो तो आरएनओआर के लिए चेक करते हैं। एनआर वाले केस में तो एक ही रूल है, जो इनकम तुमने इंडिया में कमाई, जो इनकम इंडिया में रिसीव की, बस वही टैक्सेबल है। तो वो 8 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल है और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, फटाफट से बताओ। लॉक कर दे इसको जी, क्या इसको पैक कर दें, पक्का पक्का। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आओ। अब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी भाई साहब, तुम टेंशन मत लो, तुम क्या सोच रहे हो। लो जी ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक बार छोड़ो। तड़कता भड़कता क्वेश्चन जो मैं तुम्हें यहां पे करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ जी, आ जाओ एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 पे आओ जी। अरे तुम आओ तो सही, अभी तो तुम्हें गेम खेलने का मजा आएगा। अभी क्या हो गया, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। कैपिटल गेन, अरे भाई कैपिटल गेन को छोड़ दे, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ ले भाई। ऐसा ना हो जब रेजिडेंशियल स्टेटस बाद में पढ़ो फिर बोलो कैपिटल गेन तो समझ में आ गया, रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में नहीं आ रहा, नालायक। इधर देखो ध्यान से, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 46 का मुझे आंसर दो।
सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 का मेरे को आंसर देंगे जी। कह रहे एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, असेसमेंट ईयर 25-26, 1 2 3 4, चारों पढ़ो और मुझे आंसर दो। फटाफट से बताओ जी, चारों पढ़ो और मुझे आंसर दो। इन चारों का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। सारे के सारे बच्चे इन चारों पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। सर व्हाट अबाउट 60 डे लिमिट? 60 डे की लिमिट यहां पे एप्लीकेबल क्यों होगी? वो तो नॉर्मल केस में एप्लीकेबल होती है, वो तो नॉर्मल केस में एप्लीकेबल होती है। तो स्पेशल केस है ना, ये तो इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, तो स्पेशल केस है। तो 60 डेज की लिमिट यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर प्रेजेंटेशन में तुम्हें एक क्वेश्चन की करवा दूंगा, बट मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपने रेगुलर बैच में लिखा होगा। ठीक है ना, अब हर क्वेश्चन अगर लिख के देखेंगे तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा ना घर में भी तुम्हें 1 घंटा लगाना है लिखने के लिए। ठीक है ना, और उसमें कुछ भी नहीं, उसमें पहले क्या लिखोगे आप? नॉर्मल बेसिक कंडीशन लिखोगे, फिर आप स्पेशल केस वाला एक्सप्लेन करोगे, फिर आप लिखोगे एज पर द अबव प्रोविजन, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको उसके बेस पे आंसर दे के आना है। हाँ जी, पहले का मुझे बताओ, पहले वाले केस में क्या होगा? पहले वाले केस में वो कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राहुल एज एन एम्बेसडर इन जापान। ही रिसीव सैलरी 7.5 लाख रुपए एंड अलाउंसेस 2,40,000 रुपए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर सर्विस रेंडर्ड इन जापान। ही इज एन इंडियन सिटीजन हैविंग स्टेटस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। बताओ जी क्या होगा जिस केस में? बताओ मेरे को, सारे बच्चे बोल दो क्या होगा। क्या ये 7.5 लाख प्लस में 2,40,000 दोनों टैक्सेबल होंगे, या 2,40,000 रुपए टैक्सेबल होगा, या 7.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा? आपको बताऊं ये पॉइंट किसका है। अब तुम थोड़ा सा ना दिमाग चलाओ, तुम ये मेरे को बता दो पहले, मैं मान जाऊंगा, मैं देखता हूं तुम कितने घर से अच्छे से पढ़ के आ रहे हो। ये बता दो ये पॉइंट किसका है, सारे बच्चे ये बता दो ये पॉइंट किसका है। ये पॉइंट है सेक्शन नंबर 9 का। ये पॉइंट है सेक्शन नंबर 9 का, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया का। याद है वहां पर हमने एक पॉइंट किया था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी देती है बाहर सर्विस रेंडर करने पर, तो मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल है। बट जो बाहर सर्विस करने पर जो उसको अलाउंसेस मिलते हैं, जो उसको परक्यूजिट्स मिलते हैं, वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं। तो अलाउंसेस और परक्यूजिट सारे एग्जम्प्ट है, सिर्फ सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है। तो कितनी? 7.5 लाख रुपए की टैक्सेबल है, ये 2,40,000 रुपए एग्जम्प्ट है, इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगला पॉइंट देखो। कह रहे हैं जूही ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इज एंगेज इन द ऑपरेशन ऑफ विच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, और उसने वहां से अर्न किए 2.5 लाख रुपए। बताओ क्या करेंगे जी? अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, बताओ इस 2.5 लाख का क्या करेंगे? याद है सेक्शन नंबर 9? सेक्शन नंबर 9 में क्या था? हेलो भाई साहब जल्दी बोलो, इस पॉइंट का क्या करेंगे? सेक्शन नंबर 9 में क्या था? अगर आपने इनकम बाहर कमाई, बराबर बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, तो डीम टू बी अराइज इंडिया मानेंगे। बट उसकी कुछ एक्सेप्शन हमने की थी। एक्सेप्शन में क्या लिखा था कि अगर किसी पर्सन ने गुड्स परचेज किए इंडिया से एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो आपको मैंने पहले भी कहा था अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट को फायदा होता है, और अगर एक्सपोर्ट करने पर गवर्नमेंट को फायदा होता है तो गवर्नमेंट कहती है जो तुम प्रॉफिट कमाओगे वो सारे नॉन टैक्सेबल होंगे, उसको इंडिया में कमाया हुआ प्रॉफिट मानेंगे ही नहीं। तो ये 2.5 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर नवीन ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ही अर्न 3 लाख रुपए एज रॉयल्टी फॉर पेटेंट राइट मेड अवेलेबल टू मिस्टर राकेश हु इज ए नॉन रेजिडेंट। मिस्टर राकेश हैज यूटिलाइज पेटेंट राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इन इंडिया, और 50% रॉयल्टी जो है वो इंडिया में रिसीव हो रही है और 50% जो है वो आउटसाइड इंडिया में। बताओ मुझे, बताओ जी मेरे को सारे बच्चे पॉइंट नंबर 3 पढ़ के बताओ यहां पे कितना टैक्सेबल होगा? 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा या 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा? आदित्य ओए नालायक, 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा या 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस ही बात है 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। भाई एक बात बताओ, आपने 50% इंडिया में रिसीव की है, 50% तो बाहर रिसीव की है, तो जो इंडिया में रिसीव की वही तो टैक्सेबल करेंगे। तो इस केस में जो हम टैक्सेबल करेंगे वो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं करेंगे, पूरा का पूरा 3 लाख रुपए बेटे टैक्सेबल करेंगे। याद करो रॉयल्टी वाला पॉइंट। रॉयल्टी वाले केस में क्या था? रॉयल्टी वाले केस के अंदर था कि अगर कोई नो हाउ लिया, कोई ट्रेडमार्क लिया, कोई पेटेंट लिया, उसको अगर इंडिया में यूज किया,
अगर उसको इंडिया में यूज किया तो जितनी रॉयल्टी की इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम को डीम्ड मानेंगे, चाहे आपने जितनी मर्जी रिसीव की हो। उसने क्या बोला है, उसने बोला इस पेटेंट को उसने यूज किया इंडिया में, तो अगर पेटेंट को इंडिया में यूज किया उसके बदले जो भी रॉयल्टी है वो सारी की सारी इनकम तुम्हारी इंडिया में डीम्ड मानेंगे। तो पूरी 3 लाख रुपए टैक्सेबल करनी है, 1.5 लाख रुपए नहीं करनी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ना ये टुच्चे क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूं सर। अगर आपने पहले भी एक बार की हैं, अगर तुम दोबारा भी करोगे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी इससे। और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये पॉइंट तुम बताओगे, ये पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा भाई। पॉइंट नंबर 4 तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएं, पॉइंट नंबर 4 तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा जी। जल्दी बताओ, देखता हूं तुम्हारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो फटाफट से जी, जल्दी पढ़ो। पॉइंट नंबर 4। सर 50% तो इंडिया से बाहर है ना, तो मेरे बच्चे वो चेक ही नहीं करना ना। जब आपने पेटेंट को इंडिया में यूज कर लिया तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर सारी की सारी रॉयल्टी टैक्सेबल है। बताओ क्या करें, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल करें नॉन टैक्सेबल करें? गलत। आधे बच्चे ना आंसर के रट्टे मार के बैठे, आंसर पीछे गलत दिया हुआ है और जो गलत दिया हुआ है उसी को मान लिया। और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा कि भाई जबरदस्त। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते, आंसर देखने से पहले थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लेते। नहीं, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते। टाइपिंग एरर भी बंदे से हो सकता है, ये थोड़ा कि जो पीछे आंसर दिया हुआ है तो वही आंसर सही होगा। इधर सुनो ध्यान से, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहा है? कह रहा है मिस्टर जेम्स ए नॉन रेजिडेंट इंडियन, उसने 10 लाख रुपए बोरो किए फ्रॉम आकाश हु इज ऑल्सो ए नॉन रेजिडेंट एंड इन्वेस्टेड सच मनी इन द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। उसने ये पैसा इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये पैसा हम टैक्सेबल करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तुम हो नालायक बच्चे। चेक करो वहां पे क्या किया हुआ था। वहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 के अंदर कि अगर आपने बाहर से लोन लिया, उस लोन को अगर आपने इंडिया के किसी बिजनेस में या प्रोफेशन में यूज किया, तब वो लोन का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, नहीं तो नहीं है। अब उसने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं किया, उसने शेयर मार्केट में यूज की है, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में यूज नहीं है, तो इस इनकम को डीम टू बी अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो ये कोई भी 1,20,000 रुपए की टैक्सेबिलिटी यहां पे नहीं होगी। हां, अगर ये इसने बाहर से लोन लिया, अगर इस पैसे को वो इंडिया के बिजनेस में यूज करता, अगर वो इस पैसे को इंडिया के प्रोफेशन में यूज करता ना, फिर 1,20,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हो जाती। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो, ये नहीं आंखें बंद करें यूज। भाई 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 इंडियन कंपनी के शेयर्स में, भाई इंडियन कंपनी के शेयर्स में, इंडियन कंपनी के शेयर्स में। अरे नालायक, उसने इन्वेस्टेड कहां की है? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है। कह रहा बिजनेस, देखो देवांश कह रहा है बिजनेस ही तो है। भाई तुम्हारे आंटी, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे मेरा भिंडी, मेरा शिमला, मेरा नारंगी, मेरे कटहल कलर के बच्चे, उस कंपनी का धंधा है ना, मेरा धंधा थोड़ा है। या मैं किसी, अब सिंपल सी बात है, बच्चा कह रहा है सर शेयर मार्केट भी तो बिजनेस ही है। भाई अपने बिजनेस प्रोफेशन में अगर आपने उसको यूज किया है तब वो इंटरेस्ट टैक्सेबल करना है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन? एक बच्चा कह रहा है सेक्शन 9 रिकैप करो, उसके लिए रिवीजन क्लास देखो। नालायको, ये रिवीजन क्लास नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज है तुम्हारा। बस तुम भाई साहब हर क्लास में बोलो ये रिवाइज करवा दो, ठीक है? चलो डन, इसको लॉक करने जा रहे हैं जी। अगर 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 वो रेजिडेंट है फिर तो सारी की सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है जी, ठीक है जी। चलो अब इसको 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 यहां से हटा दो एक बार फटाफट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकता है जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर आओ। ये भी क्वेश्चन नंबर 47 भी खतरनाक है। मिस्टर तिलक है, एज 35 साल की है, आपको इनकम बतानी है। अगर वो ROR है,
ध्यान से, अगर वो ROR है और अगर वो RNOR है, बस NR वाले केस में नहीं बतानी। अगर वो ROR है या अगर वो RNOR है, NR वाले केस में नहीं बतानी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ जी, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, सारे बच्चे इसकी टोटल इनकम बता दो। सारे बच्चे इसकी टोटल इनकम बता दो जी, फटाफट से बताओ जी। सारे के सारे बच्चे इसकी टोटल इनकम बता दो कितनी आएगी, फटाफट से। अभी दिखाता हूं तुम्हें आंसर कितने गलत आते हैं। अभी तुम्हारे सामने, हेलो भाई साहब, अंकल 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 जी, अंकल जी, अरे अंकल जी, इधर 1 मिनट इधर आओ। आपका बेटा पढ़ता है ना डेली, एक मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। हेलो अंकल जी, पापा की परी कह रहा हूं, बेटी जी पढ़ती है ना आपकी, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। अभी आपको दिखाऊंगा, इनका आंसर देख लेना। करो भाई, मेरे को आंसर निकाल दो भाई, मेरे को आंसर निकाल दो। सारे के सारे बच्चे टोटल इनकम निकाल दो ROR और RNOR की। हाँ हाँ हाँ, मेरे को टोटल इनकम बताओ। नॉर्मल स्कीम ली है आपने, नॉर्मल स्कीम ली है, डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, नॉर्मल स्कीम ली है। मुझे दोनों की टोटल इनकम निकाल के बता दो, ROR वाले केस में और RNOR वाले केस में। बेटे टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नहीं पूछा, वैल्यू पूछा है। जल्दी करो क्वेश्चन। मुस्कान, क्वेश्चन की PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं, उसमें गूगल ड्राइव का लिंक है, उस लिंक में क्वेश्चन बैंक है। सर मम्मी सच्ची में आ गए तो अच्छी बात है ना। आंटी जी नमस्ते, आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा ही नालायक बच्चा आंटी, बड़ा नालायक बच्चा। अभी देखना आंसर देखो गलत निकाल लेगा। पढ़ता बहुत है वैसे, पढ़ने की, बट आंटी मैं वादा कर रहा हूं, अगर ये डेली आएंगे ना रात को 9 से 10, आंटी आपका आशीर्वाद रहा ना, आपके बच्चे के इस बार सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा, पास लिखा हुआ आएगा। आंटी बस लड्डू की तैयारी कर लो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आंटी, मैं इनको टैक्स में दिक्कत नहीं आने दूंगा। बाकी पेपर का मेरे को पता नहीं, मैं टैक्स में इनको दिक्कत नहीं आने दूंगा। बस जल्दी निकालो फटाफट से जी। ROR में 6,20,000 जी, ROR में 6,20,000, ओके। ROR में 7,06,000। और जो जो आंसर पीछे देख रहे हैं ना, मुझे सारा पता लग रहा है जी, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि वो चीटिंग मेरे से कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है, चीटिंग मुझसे कर रहे हैं वो। $6,30,000, 6,80,000, 6,80,000, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 6,70,000, 6,80,000 और 2,55,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त, क्या बात है भाई साहब। मैं कह रहा हूं मजा आ गया भाई साहब, जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, खतरनाक, लव यू, लव यू भाई मेरे, लव यू। मैं सबके लिए तालियां बजाना चाहता हूं जी, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। मैं सबके लिए तालियां बजाता हूं जी। एक बार अपना मुंह बीच में लेके आओ सारे। अरे ऐसी की तैसी नालायकों, 2-3 बच्चों के अलावा किसी का भी सही नहीं है। इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे एक बार चेक करो, हेलो भाई साहब, अब यहां पे एक बार चेक करो। पहला पॉइंट पढ़ो, वो क्या कह रहा है। कह रहा है वो रेमुनरेशन ऑफ 1.5 लाख रुपए, सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया, सर्विस रेंडर्ड इन मलेशिया मतलब पैसा बाहर कमाया, क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट, पैसा बाहर क्रेडिट हुआ मलेशिया में, एंड इमीडिएटली रेमिटेड टू इंडिया, तो तुरंत उसने इंडिया में पैसा भेज दिया। तो सिर्फ ROR में टैक्सेबल होगा, RNOR में नहीं होगा, सिर्फ ROR में टैक्सेबल होगा। तो 1.5 लाख रुपए यहां पे ROR में आएंगे और RNOR में नहीं आएंगे, क्योंकि पैसा बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव किया। तो पैसा कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, तो RNOR के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ ROR के अंदर आएगा जी। अगले पॉइंट पर आओ जी। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन इंग्लैंड, कंट्रोल फ्रॉम बॉम्बे। अब अगर कंट्रोल बॉम्बे में है, अगर कंट्रोल बॉम्बे में है, तो भाई 3 लाख रुपए ROR के हाथ में आएगा और 3 लाख रुपए ही RNOR के हाथ में आएगा, क्योंकि अगर कंट्रोल इंडिया में है तो RNOR के हाथ में सारी इनकम आती है, RNOR के हाथ में सारी इनकम आती है। उसके बाद देखो जी, फिर अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ द पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। अब पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तो मैंने पहले भी कहा था कि जो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होते हैं वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होते, तो यहां पर भी क्रॉस है और यहां पर भी क्रॉस है। ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो है वो किसी के हाथ में भी नहीं आएंगे जी। उसके बाद देखो, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन इंडिया।
अब कैपिटल गेन, आपकी लैंड इंडिया में है, उससे तुमने कैपिटल गेन कमाए, तो फिर तो बातें खत्म हो गई। रिसीव आपने कहीं पर भी किया, इनकम आपने इंडिया में कमाई, तो 2 लाख रुपए यहां पे टैक्सेबल हो गया, 2 लाख रुपए यहां पे टैक्सेबल हो गया जी। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल 18,000 रिसीव देयर एंड ब्रोट टू इंडिया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सिर्फ आर में आएगा जी, क्योंकि इनकम ये एग्जम्प्ट तो नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम तब एग्जम्प्ट होती है अगर एग्रीकल्चर इनकम आपने इंडिया में कमाई हो। अब कमाई आपने बाहर है, रिसीव भी आपने बाहर की है, तो आर के हाथ में तो टैक्सेबल होनी ही होनी है। तो आर के हाथ में 18,000 पे आर के हाथ में आएंगे, आर के हाथ में नहीं आएगा। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, वो कह रहा है ही पेड 50,000 टुवर्ड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अभी वो गलती से ऐड मत कर देना। हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए हेलो ओए, इधर डिडक्शन का चैप्टर याद करो। डिडक्शन के चैप्टर में सेक्शन नंबर 80C की बात करो। सेक्शन नंबर 80C में क्या था, अगर आप हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हो, इंटरेस्ट की नहीं, अगर आप हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हो तो 80C की तुम्हें डिडक्शन मिल जाती है। तो 50,000 रुपए की 80C की डिडक्शन माइनस कर दो, ये 80C में डिडक्शन माइनस कर दो, क्योंकि मैंने क्या बोला, नॉर्मल स्कीम लेनी है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल स्कीम लेनी है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब अगर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है इंडिया में, तो 12,000 रुपए आरओआर, 12,000 रुपए आरएनओआर में जुड़ेगा। काम खत्म हो गया। हेलो क्या, ओए 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 ओए, छोड़ कैलकुलेटर, छोड़ कैलकुलेटर। अभी एक पॉइंट और बचा है, 80 TTA की डिडक्शन। ओ भाई साहब पै गया स्यापा। सर 80 TTA क्यों, याद करो, सेविंग से अगर इंटरेस्ट आता है तो 10,000 तक की तुम्हें डिडक्शन मिलती है 80 TTA की। तो 10,000 की इसमें अगर तुम्हें डिडक्शन मिलेगी तो यहां से 10,000 रुपए माइनस करोगे, यहां भी 10,000 रुपए माइनस करोगे। अब आप चेक कर लो टोटल इनकम कितनी आ रही है, बताओ जी। अब बताओ कितनी आ रही है टोटल इनकम, बताओ कितनी आ रही है जी। अब अगर मैं टोटल इनकम की बात करता हूं तो यहां पे 1.5 लाख, प्लस में 3 लाख रुपए, प्लस में 2 लाख रुपए, फिर माइनस में 50,000 रुपए, प्लस में 12,000 रुपए, माइनस में 10,000 रुपए। तो यहां पे आंसर जो निकल कर आएगा वो 6,20,000 रुपए आएगा जी। एक बार चेक करना, 6,20,000 रुपए आ रहा है जी। 6,20,000 आंसर निकल के आ रहा है, 6,20,000 आंसर निकल के आ रहा है ना। हाँ, तो 6,20,000 रुपए यहां पे निकल के आएगा। इस वाले केस में 6,20,000 रुपए आंसर आ रहा है जी। और अगर मैं आरएनओआर की बात करूंगा तो आरएनओआर वाले केस में कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए, प्लस में 2 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे प्लस में 12,000 रुपए और माइनस में 60,000, तो 4,52,000 जो है वो आरएनओआर के हाथ में आ रहा है। तो जिनका ये आंसर था ना, वो अपने 5 नंबर पक्के करें, बाकी सब चेक करें गलती हुई कहां है। बेटा जी रट्टे तो बहुत मार लिए प्रोविजन के, ठीक है ना, बहुत रट लिए प्रोविजन, कुछ नहीं होगा उससे। पेपर में प्रोविजन नहीं पूछेंगे, पेपर में ये पूछेंगे कि बताओ इसकी इनकम निकाल के बताओ। बात समझ रहे हो? तो प्रोविजन के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, बट प्रोविजन ही रटते रहें उससे तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तब जाके तुम एग्जाम में सोल्व करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर कैपिटल गेन आरएनओआर में टैक्सेबल क्यों? मेरे बाबू कैपिटल गेन जो है उसने लैंड इंडिया में है ना। अगर लैंड तुम्हारी इंडिया में है, अगर तुम्हारी लैंड इंडिया में है, उसको ट्रांसफर करके अगर तुम कैपिटल गेन कमाओगे तो इनकम अराइज इन इंडिया है ना, तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लोग करें इसको। सर एक बार एफ पॉइंट दोबारा बता दो। अरे मेरे भिंडी, मेरा बच्चा आजा, मेरा बच्चा आजा, मेरा आजा, मेरा बच्चा आजा, मेरा लाल गोपाल। याद करो 80C का, 80C में क्या लिखा था? 80C याद है, वो LIC वाला, LIC वाला पॉइंट याद है? उसमें एक पॉइंट और था, अगर तुम हाउसिंग लोन ले रखा है, तुम हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हो तो रीपेमेंट की डिडक्शन तुम 80C में क्लेम कर सकते हो। तो वही तो है, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, उसके आप रीपेमेंट कर रहे हो तो 50,000 का 80C मिलेगा जी। ठीक है जी। 5 हेड की प्रैक्टिस कब होगी? पहले रेजिडेंशियल स्टेटस तो कर लो, 5 हेड भी हो जाएंगे। 5 हेड तुम्हें, बस 5 हेड बेसिक करा के ऐसी तैसी, रेजिडेंशियल करा के ऐसे ऐसी 5 हेड तो मैं करवा दूंगा। बेसिक के बिना तुमसे 5 हेड का एक क्वेश्चन नहीं होगा, नालायक। और लाइक तुमने करना नहीं, कमेंट तुमको कल भी मैंने तुम्हें कहा कि 1000+ कमेंट करना, तुमने मेरी गंदी बेइज्जती करवा दी।
मैं घर वालों को, पापा मेरे पापा आए हुए थे, मैं कहा, पापा देखो 1000 लाइक आएंगे, पापा कह रहे नालायक कहेंगे 200 तेरे लाइक 200 कमेंट आए हैं सिर्फ, हो तुम नालायक की बेइज्जती तुम फुल करवाते हो मेरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी सर। ई पॉइंट एक बार दोबारा, ई पॉइंट एक बार दोबारा, ई पॉइंट एक बार दोबारा। एग्रीकल्चर इनकम अपने बाहर कमाई है ना, अब अगर एग्रीकल्चर इनकम बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कमाते तो एग्जम्प्ट होती, इंडिया से बाहर कमाई है तो आरओआर के हाथ में तो सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए आरओआर के हाथ में आएगी और आरएनओआर के हाथ में नहीं आएगी। ठीक है चलो अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 42। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं अपने आप को प्रूव करने का, तो ऐसा करो अपने आप को प्रूव करो और आप इसके हाथ में नेट इनकम बता दो कितनी टैक्सेबल है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या जी। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं जी, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं, ठीक है जी, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो। एक मौका मैं आपको और दे रहा हूं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो जी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से पढ़ लो जी। अच्छा एक बार मेरे को 42 में रेजिडेंशियल स्टेटस बताना, एक बार मेरे को 42 में रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो पहले। ये बंदा आरओआर है, आरएनओआर है या एनआर है? देवानंद पहले इधर, देवानंद इधर इनकम टैक्स के चार्ट बुक कब अपलोड होगा? मैं इसको एक बात है, मेरे को आधे बच्चे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, आपको मैंने कहा था हो जाएगा, उसमें एक दो पॉइंट में दिक्कत है, उसको मैं सही कर रहा हूँ, दे दूंगा आपको, कल दिखा दी, आज रात तक लेट नाइट आपकी क्लास के बाद उस पर ही काम करूंगा, आ जाएगी मेरे बच्चे। अभी जो करवा रहा हूँ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वो देख लो, ठीक है? जो मैं करवा रहा हूँ उस अपना दिमाग एक बार वहां रखा करो। एनआर है, चलो ठीक है, ये बात तो आपने सही बोली है, एनआर है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ एनआर कैसे है। एक्स इज ए इंडियन सिटीजन, एक्स इज ए सिटीजन ऑफ, सॉरी इंडियन सिटीजन ही फॉरेन सिटीजन है। ही कम्स टू विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए विजिट 250 दिन इन अक्टूबर 11। अब अगर अक्टूबर 11-24 में आया, अब अगर अक्टूबर 11-24 के अंदर आया तो भाई अक्टूबर 11-24, तो 11 अक्टूबर को आया ना, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 और 11, 21 दिन अक्टूबर मेरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, तो 172 डेज बन रहा है। तो अगर 172 डेज बन रहा है तो 60 डेज और मोर है, बट पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका का सिटीजन है। अब अगर वो पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन गया जी, वो नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो गया, तो ये तो बनेगा एनआर। अब अगर ये एनआर बनेगा, अगर ये एनआर बनेगा तो एनआर के हाथ में बस वही इनकम टैक्सेबल होगी जो या तो इंडिया में कमाई हो या इंडिया में रिसीव की हो। मैं दोबारा बोलूंगा, एनआर के हाथ में बस वही इनकम टैक्सेबल होगी जो या तो इंडिया में कमाई हो या इंडिया में कमाया हुआ माना गया हो या इंडिया में रिसीव की हो या इंडिया में रिसीव किया हुआ माना गया हो। अब एक बार इसमें चेक कर लो, इनमें से कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। आओ जी, पहला पॉइंट, टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन यूके। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से टेक्निकल फीस मिली, रिसीव आपने यूके में की है, तो ये तो आपने इंडिया से बाहर कमाई है, तो बाहर कमाई हुई इनकम एनआर के हाथ में तो यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी, तो ये 8 लाख रुपए क्रॉस कर दो। फिर वो कह रहा है टेक्निकल फीस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन चेन्नई। अब अगर चेन्नई में रिसीव की है तो रिसीव इन इंडिया, तो रिसीव इन इंडिया ये 9 लाख रुपए टैक्सेबल है। ये 9 लाख रुपए क्या है, 9 लाख रुपए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अरे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, 11 लाख, सॉरी 11 लाख रुपए, ये 11 लाख रुपए। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कहना चाह रहा है टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बात ही खत्म हो गई, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें टेक्निकल फीस दे रही है तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो ऑलवेज डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया है, तो ये 10 लाख रुपए ये भी आएगा जी। फिर टेक्निकल फीस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन रिसीव चेन्नई में की है और वैसे भी देने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको भी डीम्ड मानेंगे, 11 लाख रुपए की ये भी इनकम आएगा। उसके बाद फिर टेक्निकल फीस फ्रॉम जेड, अब जेड से मिल रही है, टेक्निकल फीस क्या है, फ्रॉम जेड से मिल रही है, रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। दिस फीस इज पेड टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया।
However, the benefit of technical service is utilized by Z for carrying a business in Bhutan. तो भाई साहब सिंपल सी बात है, इंडिया में तो कोई लिंक ही नहीं है, इंडिया में तो कोई लिंक ही नहीं है। अगर वो इंडिया में सर्विस को यूज करता तो वो इनकम टैक्सेबल होती, बट उसने इंडिया में सर्विस को यूज ही नहीं किया, तो ये 3 लाख रुपए की इनकम जो होगी वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, एनआर के हाथ में नॉन टैक्सेबल है। फिर वो कहना चाह रहा है टेक्निकल फीस फ्रॉम ए से मिली है, that is non-resident in India. This fees is payable to X outside India for providing technical service outside India. However, the benefit of technical service utilized by A for the carrying on a business in India. बाबूजी धीरे चलना। हेलो ए ओए हेलो ओ माही मार रहा है, इधर माही बैठा, इधर ये तुम्हारा माही है। मेरे हाथों में नो चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। और टैक्स का पेपर आएगा, बड़ा खतरनाक आएगा, तब तुम इधर देखोगे फिर यहां पे नालायकों। अब यहां पे बताओ फटाफट से, क्या ये 2,10,000 रुपए टैक्सेबल होंगे? बिल्कुल टैक्सेबल होंगे जी, 100% यहां पे टैक्सेबल होंगे। अब अगले पॉइंट पर आओ, टेक्निकल फीस मिली बी से, अब वो नॉन रेजिडेंट है, उसने फीस पे की एक्स को बाहर, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस आउट, हाउएवर बेनिफिट ऑफ टेक्निकल सर्विस जो है वो भूटान। अगेन ये 3/10 यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, तो आप एक बार चेक कर लो यहां पे क्या आएगा। ठीक है जी, 9 लाख रुपए, 10 लाख, 19 और 11, 19 और 11 फटाफट से बोलो 30, 30 और 2 10, 32,10,000 रुपए की इनकम आएगी जी, 32,10,000 रुपए की इनकम आएगी गाबा साहब, 32,10,000 रुपए की इनकम आएगी। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी, बोल भाई, 32,10,000 रुपए की इनकम आएगी जी मेरे बाबू। और मेरे बाबू छठे पॉइंट के अंदर उसने क्या किया है, उसने जो टेक्निकल सर्विस है वो कहां यूज की है, उसने इंडिया में यूज की है। याद आपको मैंने क्या कहा था कि अगर सर्विस आपने इंडिया में यूज की है, उसके लिए टेक्निकल फीस पे कर रहे हो, तो माना या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। ये पॉइंट भी सेक्शन नंबर 9 का है, ये पॉइंट भी सेक्शन नंबर 9 का है। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अच्छा, जिन जिन बच्चों के सही होते हैं ना, मैं अब लाइव चैट तो सबकी नहीं पढ़ पाता, बट जिन जिन बच्चों के भी सही होते हैं, आप एक छोटा सा काम किया करो। जब मैं सीए करता था, तो मैं जो करता था, मेरा अगर मान लो क्वेश्चन सही हो गया, चाहे वो छोटा सही हो चाहे वो बड़ा सही हो, मैं अपने आप को ऐसे जरूर करता था, शाबाश सर। इससे ना खुद को रिवॉर्ड देना आना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई तुम्हें रिवॉर्ड देने वाला होगा, तो हमेशा कोई साथ नहीं होता ना, बट हम तो अपने साथ होते हैं ना, तो हमें तो अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। तो अगर मान लो हमने क्वेश्चन सही किया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, वेल डन कि तूने क्वेश्चन सही किया जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड यार। सर सेकंड पॉइंट में तो इनकम चेन्नई में रिसीव है, तो चेन्नई कहां पे है बे? थाला फॉर ए रीजन, ओ थाला अयो रामा, चेन्नई अपन के इंडिया में आती, तो जब चेन्नई इंडिया में आती तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडिया में रिसीव हुई इनकम तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल होती ना, नालायक। आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ, ये आपने क्वेश्चन कर लिया जी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप ये वाला करेंगे जी, वो आप ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 करो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 का मुझे आंसर दे दो जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 का मुझे आंसर दो। आरओआर, आरएनओआर, एनआर, तीनों केस में जी, तीनों केस में आंसर देना आरओआर, आरएनओआर, एनआर जी। सर जी ब्राउन रंग गा दो, मैंने लिखा ही नहीं ब्राउन रंग, पता नहीं किसने लिखा है, अभी उस पर रिसर्च चल रही है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। मेरे को इसका आंसर दो फटाफट से यार, मेरे को इसका आंसर दो सारे बच्चे फटाफट से, इसका आंसर मेरे को फटाफट से प्रोवाइड करवा दो। आरओआर, आरएनओआर और एनआर वाले केस में क्या होगा जी? नहीं नहीं, आंसर गलत नहीं है, आंसर की नंबरिंग ऊपर नीचे हो रखी है। आंसर की नंबरिंग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 43 के बाद ना नंबरिंग ऊपर नीचे हो रखी है, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 43 जो है 44 है, एक क्वेश्चन का फर्क आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 43 के बाद। आरओआर की इनकम एक बच्चे की आ रही है 7,10,000, बहुत बढ़िया जी। और अनुराग की आ रही है 6,25,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आरओआर की इनकम आ रही है 4.5 लाख। और बताओ, आरओआर की इनकम आ रही है 7,10,000। और बताओ जी, और बताओ जी, 7,10,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त।
टेंशन हो रही है यार। ओए सुनो, ओए 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 ओए, भाई टेंशन हो रही है यार। भाई तुम्हारे आंसर नहीं सही आ रहे यार, कसम से यार तुम्हारा आंसर ही नहीं सही आ रहे। तुम नालायक बनते जा रहे हो बिल्कुल। 7,10,000 पे आंसर गलत है। 7,10,000 पे आंसर ROR का सही नहीं है। इधर सुनो ध्यान से नालायकों, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब तुम्हें यहां पे रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से, रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से इन मुंबई, तो इनकम अराइज इन इंडिया है। अब तुम्हारे इधर देखो ध्यान से, ये रेंट मिल रहा है, तो रेंट में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन माइनस करेगा? माइनस करना भूल गए? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट है, रेंट है। और अगर रेंट है तो आपको मैंने पहले भी कहा था 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल के आएगी। तो 1,90,000 रुपए का 70% जो है वो यहां पर आएगा। तो कितना आएगा? 1,33,000 रुपए यहां पे आएगा, 1,33,000 रुपए यहां पे आएगा, 1,33,000 रुपए यहां पे आएगा। बिल्कुल ही नालायक बच्चे बनते जा रहे हो। अगले पॉइंट पर आओ। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई। अब अगर चेन्नई में कंट्रोल हो रहा है, तो अगर चेन्नई में कंट्रोल है तो भाई 1.5 लाख रुपए ROR में आएगा, और 1.5 लाख रुपए RNOR में आएगा, और NR में नहीं आएगा, क्योंकि NR के हाथ में बाहर वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, चाहे कंट्रोल इंडिया में ही क्यों ना हो। फिर वो कह रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA, कंट्रोल फ्रॉम कनाडा। अब अगर कंट्रोल कनाडा से है तो ऑब्वियस बात है सिर्फ और सिर्फ ROR के हाथ में आएगा जी। तो यहां पे 2,60,000 रुपए ROR के हाथ में आएगा, RNOR के हाथ में नहीं आएगा, और NR के हाथ में भी नहीं आएगा। सर एक बार पहला पॉइंट, वैष्णवी हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा है ना? हाँ बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा है ना? हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्या होता है? GAV होती है, GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, तो ये तुम्हारा रेंट है, एक्चुअल रेंट है। और अगर कुछ नहीं होगा तो एक्चुअल रेंट ही मेरा GAV बन जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, यही मेरा NAV बन जाएगा। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, तो वही तो इनकम जोड़ोगे। अगर तुम पूरा 1,90,000 पे जोड़ रहे हो, तुम पूरी ग्रोस इनकम जोड़ रहे हो, तो हमें तो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो उस हेड की इनकम होगी वो इनकम जोड़नी है ना। अगले पॉइंट पर आओ जी। रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टीज इन कनाडा, रिसीव देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया। अब मेरे को बताओ 85,000 है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 85। अब पहले तो मेरे को ये बताओ बाहर कमाया, अब अगर बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव किया, तो RNOR और NR के हाथ में तो नहीं आएगा, ROR के हाथ में आएगा। अब अगर ROR के हाथ में आएगा तो इसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर माइनस होगी, और फिर तुमने 85,000 पूरा ROR में जोड़ा है। 85,000 जो है उसमें से 30% अगर माइनस करोगे तो 59,500 रुपए ROR के अंदर आएगा, और RNOR और NR के अंदर नहीं आएगा। RNOR और NR के अंदर नहीं आएगा क्योंकि बाहर कमाया है, बाहर रिसीव किया है, सिर्फ ROR के हाथ में आएगा। अब ROR के हाथ में पूरा रेंट मत जोड़ देना, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, बस ये पर ध्यान दो भाई साहब। हिमांशु इधर आ, इधर आ हिमांशु, इधर आ भाई, ना ना इधर आ, इधर आ भाई हिमांशु, इधर आ नालायक कहीं के। बच्चा कह रहा है गाबे पढ़ाना नहीं आता तेरे को, नहीं पढ़ाना नहीं आता तेरे को। पहले वाले क्वेश्चन में जब रेंट न्यूयॉर्क में मिला है और जब इंडिया में मिला ही नहीं है, तो कैसे तूने ROR में टैक्सेबल कर दिया, या कैसे तूने NR में टैक्सेबल कर दिया? अरे मेरे नालायक बच्चे, रेंट जो मिल रहा है प्रॉपर्टी का वो मुंबई में है। मेरे को तो लग रहा था मुंबई इंडिया में आती है। मुंबई, ओहो मुंबई इंडिया में नहीं आती। मुंबई, मुंबई कहां आती है? इंडिया में आती है ना। तो इनकम अराइज इन इंडिया, तो अगर इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज इन इंडिया, तो सबके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, ROR हो, RNOR हो, NR हो, नालायक। और दूसरा बच्चा भी आओ, दूसरा बच्चा भी आओ जो ये कह रहे ना, अरे गाबे जी, अरे प्रॉपर्टी तो कनाडा में है, तो प्रॉपर्टी तो कनाडा में है, तो प्रॉपर्टी तो इंडिया से बाहर है, तो इंडिया से बाहर है, तो क्यों ये टैक्सेबल होएगी? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर याद कर लो। फिर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आती है,
और प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होती है। और तुम्हें याद करवा दूं, आप मेरी मेन बुक देख लेना, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक प्रॉपर्टी बाहर है, वो डॉलर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई मेरे आरओआर के हाथ में तो सारी ग्लोबल इनकम आती है ना। अब अगर आरओआर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम आती है तो उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वैसे ही तो निकलेगी जैसे निकलती है। तो चाहे प्रॉपर्टी कनाडा में हो चाहे प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? और रेमिटेंस को रिसीव नहीं मानता। कई बच्चे कह रहे हैं सर रेमिटेड टू इंडिया है, तो रेमिटेड टू इंडिया वाला क्यों टैक्सेबल नहीं कर रहे? भाई रेमिटेंस को रिसीव नहीं मानते, उसने कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, बाद में इंडिया में रेमिट किया, तो रेमिटेंस को रिसीव नहीं मानते, तो ओनली आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी जी। हाँ यही 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 अच्छा। देखो जैसे जैसे प्रियांशु है, सर स्टिक नोट चिपका दिया, यही तो करना है आपने। ये 1 घंटे की क्लास में जो पॉइंट तुम्हें लग रहा है ना तुम भूल रहे हो, भाई वो रंग बिरंगी क्या होती है, रंग बिरंगी आजकल तो वो चलती है ना, रंग बिरंगी पर्चियां चिपका दो दीवारों पे। स्टिकी नोट्स कहते हैं ना, उसको चिपका दो दीवारों पे। जहां तुम्हें लग रहा है, जैसे तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन में कि तुम रेंट वाला पॉइंट भूल सकते हो, तुरंत लिख के चिपका दो, ताकि जब तुम दोबारा से क्वेश्चन करो तुम्हें ध्यान रहे कि रेंट वाले पॉइंट मुझसे गलती हो सकती है, अगली बार मुझसे गलती नहीं करनी चाहिए। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी रिसीव इन कनाडा, तो 25,000 रुपए सबके हाथ में आएगा। इंटरेस्ट इंडियन कंपनी वाला है, और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। तो अगर आप चेक करोगे आरओआर के हाथ में, आप देखो आरओआर के हाथ में कितना आ रहा है जी। अब अगर आरओआर के हाथ में यहां पे आएगा 1,33,000, प्लस में 1.5 लाख, प्लस में 2,60,000, प्लस में 59,500 और प्लस में 25,000, तो 6,27,500 आ रहा है जी। 6,27,500 पे आरओआर के हाथ में आ रहा है, 3,08,000 पे आर एनआर के हाथ में आ रहा है, और 1,58,000 पे जो है वो एनआर के हाथ में आ रहा है जी। तो ये आंसर निकल के आ रहा है जी 6,27,500, 3,08,000 पे और 158, ये आंसर निकल के आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? अब तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, पता लग रहा है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस जो लोग कहते थे सर एम ही हो जाएगा, तो भाई एम ही नहीं होता, उसके अंदर भी क्वेश्चन हाई स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था हम टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे दिमाग की नसें खोल देंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? डिडक्शन क्यों मिलेगी इसमें जी? डिडक्शन क्यों मिलेगी? हेलो भाई साहब, डिडक्शन क्यों मिलेगी? एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट है ये नालायक, डिडक्शन यहां पे क्यों मिलेगी जी? अरे राम, 80 टीटीए कब मिलता है? 80 टीटीए सेविंग के इंटरेस्ट पे मिलता है। अगर तुम्हारा बैंक में सेविंग खाता है तो 80 टीटीए मिलता है, और अगर तुम्हारा एफडी का इंटरेस्ट है तो 80 टीटीबी मिलता है। चलो जी, अब इसको हम लॉक करने जा रहे हैं जी। अब इसको एक बार लॉक करते हैं। अब एक बार आ जाओ, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। ये 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा जी, बैक टू बैक, बैक टू बैक हम 2 क्वेश्चन यहां पे करेंगे। ठीक है, बैक टू बैक हम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पहले तुम मेरे को बताओ आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के हाथ में बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा जी। ये लो, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूं, तीनों के हाथ में बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, सारे के सारे बच्चे जी। फटाफट से बताओ तीनों के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा जी, फटाफट से बताओ जी। और सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे, कम से कम आज तो मेरी इज्जत रख लेना, ठीक है नहीं? हाँ मिल सकती है जी, 80 टीटी और 35 वाले एग्जामिशन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है जी। जल्दी करो फटाफट से। आरओआर, आरएनओआर और एनआर में क्या होगा जी? हाँ, 80 टीटीबी जो है वो सीनियर सिटीजन को मिलता है, और वो भी तब अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो जी। रौनक कह रहा है आरओआर में 83,500, रौनक कह रहा है आरओआर में 83,500 जी। और बताओ जी। मेरी आंखें भर आई तुम्हारे आंसर सही देख के।
बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अबे नलायको, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। अब सही आंसर है, कुछ बच्चों का गलत है, बाकी सब महान नालायक बच्चे हैं, तो जितनी तारीफ करो तुम फिर गलती कर देते हो। 83,500 वाला सही है भाई, 83,500 वाला बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो ये 15,000 पे सबके हाथ में आएगा, 15,000 15,000 15,000। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, तो ये सिर्फ आरओआर के अंदर आएगा, 10,000 पे आरओआर में आएगा, आरएनओआर और एनआर में नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे रेंट है, हेलो चिंटू, ओए ओ भिंडी, ओए शिमला मिर्च, यहाँ पे रेंट है। अब अगर रेंट है तो रेंट में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। बच्चा अगर अब नहीं भूलूंगा, ऐसे स्टिकी नोट चिपकाया इतने बड़े वाला, चिट्ठा चिपका दिया, चार्ट चिपका दिया गाबा सर कि जहां जहां रेंट आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना, अब नहीं भूलूंगा, बहुत बढ़िया। तो 75 में से 30% माइनस कर, 52,500 रुपए की इनकम आएगी, 52,500 रुपए की इनकम आएगी, ठीक है। और फिर आरएनओआर और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एनआर में नहीं आएगी। फिर डिविडेंड मिल रहा है इंडियन से, तो 6,000 सब में आएगा, 6,000 6,000 6,000 सब में आएगा। एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में है, अगर एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में है तो वो एग्जम्प्ट है, अराइज इन इंडिया तो एग्जम्प्ट है, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो 83,500 आरओआर में और 21,000 पे आरएनओआर में, 21,000 पे एनआर में, ये आंसर आएगा जी। पॉइंट ए इंडिया में रिसीव तो नहीं हुआ मेरे बच्चे, इंडियन कंपनी से आने वाला डिविडेंड जो होता है वो हमेशा टैक्सेबल होता है, और पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेच के किए हैं, तो एज पर सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया माना जाता है। क्या बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे लेटर ऑन रेमिटिव टू इंडिया लिखा है, तो ये इन्होंने इमीडिएटली माना है। वैसे लेटर ऑन जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट इन्होंने इमीडिएटली माना, इसलिए सबके हाथ में टैक्सेबल है जी। नहीं नहीं, तुम्हें सेक्शन याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं और फिर उसके बाद चलेंगे। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद तुम होमवर्क ले लो जी। ये क्वेश्चन हो गया, होमवर्क लिख लो, पहले होमवर्क, एक बार होमवर्क लिख लो। हेलो भाई साहब, ओए चिंटू, होमवर्क लिख लो। पेज नंबर 2.17, पेज नंबर 2.17 क्वेश्चन 15 आपका होमवर्क है। पेज नंबर 2.17 क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, ठीक है। पेज नंबर आपका है 2.11, पेज नंबर 2.11 क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर आपका है 2.8, पेज नंबर 2.8, पेज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये आपका होमवर्क है जी। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है जी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपका होमवर्क है, ये बात ध्यान देना। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दिया और क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैंने होमवर्क दिया। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जो आपने घर से करके आने हैं। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। अब आ जाओ आज की क्लास का सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना सारे के सारे बच्चे जी, ठीक है जी। एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जी, ठीक है जी। और सारे बच्चे करके जाएंगे, ऐसे मत भाग जाना, ऐसे मत भाग जाना, मैं बता रहा हूं जी। सारे बच्चे क्वेश्चन करके जाएंगे, वाला बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। सारे बच्चे यहीं बैठेंगे, कसम लगे तुम्हें माता रानी की अगर तुम यहां से उठ के गई जी, ठीक है जी। सर चैप्टर नंबर 1 का इलस्ट्रेशन 34 भी करा दीजिए। क्यों 34 में क्या है? 34 तो आई थिंक हमने किया था। सर कल चैप्टर कौन सा होगा? तो कल चैप्टर कौन सा होगा? कल चैप्टर कौन सा होगा? कल हम चैप्टर करेंगे, पता कौन सा? इधर आओ, इधर आओ, सैलरी, सैलरी। कल हम चैप्टर करेंगे सैलरी का, ठीक है जी। आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 देखो। सर 83,500 कैसे आया? तो वंस टोटल करके आया ना, अभी मैंने बताया तो सही। आप टोटल करोगे 83,500 आएगा, क्योंकि जो रेंट है उसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे तो 52,500 आएगा, और 52,500 में बाकी इनकम जोड़ोगे 83,500 आएगा जी।
आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से भी, यहाँ पे मिस्टर सार्थक है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, लिविंग अब्रोड। अब लिविंग वो रह रहा है दुबई में। अब अगर वो दुबई में रह रहा है और दुबई टैक्स हेवन कंट्री है, अब अगर वो टैक्स हेवन कंट्री है तो वहां पे टैक्स नहीं है। सिंस ईयर 2005 नेवर केम टू इंडिया फॉर ए सिंगल डे सिंस द ही ऑन द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना। अब ये इंडिविजुअल है, हेलो भाई साहब, ये इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, और सुनो और सुनो, और ये दुबई में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। अब अगर इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है तो ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। याद करो सेक्शन 6(1) है, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो वो डीम्ड रेजिडेंट है। तो एक बार चेक करते हैं। तो ये आपका जो है ये बाहर कमाई, बाहर टैक्सेबल हटा दो इसको। अराइज इन इंडिया 5, और ये भी रेजिडेंट 8 5 13, 13 और 10 23 लाख। अब अगर 23 लाख रुपए की इनकम है तो 15 से ज्यादा है, तो अगर 15 से ज्यादा है तो ये बन गया डीम्ड रेजिडेंट। अब अगर ये डीम्ड रेजिडेंट बन गया तो याद करो मैंने कहा था जो डीम्ड रेजिडेंट बनता है उसको RNOR बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? RNOR बोलते हैं। और अगर ये RNOR है तो RNOR के हाथ में कौन कौन सी इनकम आएगी? ये तीनों इनकम RNOR के हाथ में आएंगी। तो एज पर RNOR इसके हाथ में 23 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी जी। तो एज पर RNOR जो है इसके हाथ में 23 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि RNOR के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम नहीं आती। ये तीनों इनकम जो है RNOR के हाथ में आ जाएंगी जी। बेटे तुमने आंसर चेंज किया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें ये सेशन पता क्यों हो रहे हैं? तुम कहां स्टैंड करते हो, संभल जाओ अभी भी। लोग कहते हैं वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हें कह रहा हूं वक्त अभी भी है। उस दिन को इमेजिन करना जिस दिन तुम्हारे पेपर में पास लिखा होगा, सक्सेसफुल लिखा होगा, वो दिन क्या होगा, बस उस दिन के लिए मेहनत कर लो। और सर जब मम्मी पापा रोते हैं ना, पापा बड़ी मुश्किल से रोते हैं, और जब वो रोते हैं और जब वो गले लगाते हैं वो दिन, वो मूवमेंट होता है। और वो मूवमेंट ना तुम जब जियोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा। पर तरस जाते हैं पापा की आंखों में आंसू देखने के लिए, मम्मियां तो फिर भी थोड़ी इमोशनल होती हैं। और वो दिन पापा रोएंगे जब तुम पास हो जाओगे, वो प्राउड से रोएंगे। तो वो दिन अगर दिखाना है ना तो आपको अगले 1.5-2 महीने पूरी पूरी जान लगा दो, बस पूरी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो कि भाई मुझे पास होना है तो होना है बस। बात समझ में आ रही है? इस लेवल की मेहनत करो आप। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब वो कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया 2 लाख रुपए। अब वो कह रहा है 10 लाख की जगह 2 लाख है। अब सारे बच्चे बोलते हैं ना 10 लाख की जगह 2 लाख है। अच्छा अगर 10 लाख की जगह 2 लाख है तो अगर 10 लाख की जगह 2 लाख है तो 8 5 13 और 2 15। अब अगर इनकम 15 लाख तक है तो भाई डीम्ड रेजिडेंट वाला केस तो बनेगा नहीं। अब अगर ये डीम्ड रेजिडेंट वाला केस नहीं बनेगा तो सारे बच्चे बोल देना अगर डीम्ड रेजिडेंट वाला केस नहीं बनेगा तो ये किस में वाले डीम्ड रेजिडेंट से बाहर हो गया, डीम्ड रेजिडेंट से बाहर हो गया, इंडिया में कभी आया नहीं है, तो ये पर्सन जो है फिर वो एनआर वाली कैटेगरी में आएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और फिर एनआर वाली कैटेगरी में अभी अगर ये एनआर बनेगा, अगर ये एनआर बनेगा तो एनआर वाले केस में बस ये 8 और 5 2 इनकम 13 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनेगा मेरे बच्चे। डीम्ड रेजिडेंट वो तब बनता है अगर उसकी इनकम 15 से ज्यादा होती है, और यहां इनकम 15 है, और अगर एग्जैक्ट 15 है, अगर एग्जैक्ट 15 है तो ये मान के चलो कि वो एनआर वाली कैटेगरी में कवर है, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा ही नहीं। ठीक है जी, अब अगले लास्ट पॉइंट पर आओ। वगैरह व्हाट वुड बी योर आंसर मिस्टर सार्थक बोर्न इन दुबई। अब बोर्न दुबई में है तो मतलब अब ये फॉरेन सिटीजन है। अब ये क्या है? अब ये फॉरेन सिटीजन है। सारे बच्चे बोल देना अब ये क्या बनेगा? फॉरेन सिटीजन है। और ये इंडियन ओरिजिन है। अब तुम सब जानते हो इंडियन ओरिजिन वाले केस में भी डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडियन सिटीजन वाले केस में लगता है, फॉरेन सिटीजन वाले केस में नहीं लगता है। अब ये बाहर बोर्न हुआ तो मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो बाहर का सिटीजन है, तो डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा नहीं। अगेन इस क्वेश्चन में वो एनआर माना जाएगा। और अगर वो एनआर बनेगा तो एनआर के हाथ में 8 और 5 13 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन का लेवल देखो, आप क्वेश्चन का लेवल लिखो, कितने छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं।
और जो बच्चा इग्नोर करता है वो बच्चा भूल जाता है कहां इंडियन सिटीजन है और कहां इंडियन ओरिजिन है। तो ये पॉइंट भी स्टिकी नोट्स पे चिपका लेना कि डीम्ड रेजिडेंट वाले केस में इंडियन सिटीजन चेक करते हैं, इंडियन ओरिजिन चेक नहीं करते। बात समझ में आ रही है ना। तो ये लास्ट वाले केस में क्या बन गया, फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियन ओरिजिन वाला केस डीम्ड रेजिडेंट में आता ही नहीं है। तो ये एनआर बनेगा जी। सर 20 लाख क्यों नहीं लेंगे मेरे बच्चे, 20 लाख तो बाहर कमाया ना। अब जो बाहर कमाया और बाहर ही रिसीव किया तो वो क्यों आएगा एनआर के हाथ में। एनआर के हाथ में तो वही इनकम आती है जो इंडिया में कमाई हो और इंडिया में रिसीव की हो जी। डन, लॉक कर दें जिसको, पक्का पक्का, ठीक है जी। सर कल सैलरी मत, तो कल कैपिटल गेन ले लूं या कल कैपिटल गेन की बजाय कल पीजीबीपी ले लूं, पीजीबीपी बताओ, 2 दिन पीजीबीपी करा दूं, बोलो बोलो बोलो, 2 दिन तुम्हें पीजीबीपी करवा दूं, जल्दी बताओ फटाफट से, या हाउस प्रॉपर्टी कराऊं कल, हाउस प्रॉपर्टी, चलो डन, डन करते हैं, कल हम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं जी, डन करते हैं, लॉक करते हैं जी, कल हम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, कल हम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, हाउस प्रॉपर्टी आप एक बार रिवाइज करके आना, हम डन करते हैं, कल वाली क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है नालायक डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, अरे नालायक बच्चे डीम्ड रेजिडेंट का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, सेक्शन 61 कैपिटल ए रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवीजन क्लास जाके देख लेना, उसमें हमने सेक्शन 61 कैपिटल ए पढ़ा है जी, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप यहां पर आए, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे वाकई नंबर लेने वाले हैं, जो बच्चे सिंसियर तरीके से चाहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए डेली रात को 9 बजे आपने यहां पे आना है और 25 दिन लगातार आना है। मैं आपका रिजल्ट, मैं तो क्या ही चेंज करूंगा, भगवान तुम्हारा रिजल्ट चेंज करेंगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जी। अब सारे बच्चे इस वीडियो पे लाइक करके जाएंगे, कमेंट जरूर करके जाएंगे, और थैंक यू सो मच, और मैक्सिमम हर बच्चे के साथ में वीडियो शेयर किया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हेल्प हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हां, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दो, घंटे का बटन भी दबा दो, ये चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, सही बता रहा हूं, फ्री कंटेंट है और बहुत बढ़िया कंटेंट है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ठीक है जी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।